Hello students, today we will start our new chapter ophthalmology. Ophthalmology means क्या होता है? Ophthalmology is related to our eyes. मीन्स हमारी आइज़ में जो डिजीज़ होती है या हमारी आइज़ में जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी स्टडीज़ हम करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में. ओके तो ये कैटेगरी डिसाइडेड है आइज़ के लिए. ऑप्थेल्मोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंजंक्टिवाइटिस. तो हम देखते हैं कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है. कंजंक्टिवाइटिस मीन्स कंजंक्टिवाइटिस इट्स अ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन. ये क्या है? बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन है. बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है that cause inflammation in the outer membrane of eyeballs. हमारी जो आईबॉल्स होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या कर देता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस इन्फेक्शन की वजह से. ये बैक्टीरियल या वायरल, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस की वजह से हमारी आइज़ में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे आईबॉल्स है उनकी आउटर मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्वेल हो जाती है हमारी आइज़. या फिर जो हमारी आईलिड्स है उनकी इनर मेम्ब्रेन मीन्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ आईलिड्स और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल ये स्वेल हो जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है. इसे बोलते हैं हम कंजंक्टिवाइटिस. और ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से. इसे पिंक आई भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पिंक आई. ठीक है, इस डिजीज़ को पिंक आई भी बोलते हैं. तो कंजंक्टिवाइटिस का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन समझ में आ गई. इट्स अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल और द इनर मेम्ब्रेन ऑफ आईलिड्स. ठीक है, आईलिड्स की इनर मेम्ब्रेन और आईबॉल्स की आउटर मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के थ्रू. दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस. अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? आइज से रिलेटेड डिजीज़ है तो सिम्टम्स भी कैसे होंगे? आइज से रिलेटेड मीन्स आइज क्या हो जाती है? इसमें रेड हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग, खुजली चलती है आँखों में, और डिस्चार्ज होता है या जिसे हम कह सकते हैं टीयरिंग, यानी बैठे बैठे बिना किसी रीज़न के आंसू आते हैं, टीयरिंग. ठीक है, और ब्लड विज़न, ब्लड दिखता है, विज़न भी कैसा हो जाता है हमारा? ब्लड. और आइज़ में पेन होता है. और एक और सिम्टम्स फोटोफोबिया. फोटोफोबिया मीन्स लाइट से हमें क्या होती है? एलर्जी होती है, लाइट से इरिटेशन होती है. यानी बहुत ज़्यादा लाइट अगर हमारे आसपास हुई, सनलाइट है या फिर कोई भी लाइट है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, हमारी आइज़ में इरिटेशन होती है, हमारी आइज़ नॉर्मली उस वहाँ पे विज़न नहीं कर पाती, तो उसे बोलते हैं हम फोटोफोबिया या लाइट से एलर्जी. तो ये इसके सिम्टम्स है. रेड हो जाती है आइज़, इचिंग, डिस्चार्ज यानी टीयर्स, आइज़ में से आंसू निकलते हैं, ब्लड विज़न, पेन होता है, और फोटोफोबिया. ये इसके सिम्टम्स है. और मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है. नाउ आफ्टर द सिम्टम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, कॉजेज़. अब कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? तो कौन कौन से रीजंस है जो कंजंक्टिवाइटिस कॉज करते हैं? इसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से. तो बैक्टीरिया और वायरस ये भी कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं. इसके अलावा एलर्जेंस, जिसमें पोलन्स, केमिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स, पॉल्यूशन, ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन के लिए. कॉमनली इसके अंदर एडिनोवायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, जो
मोस्टली कंजंक्टिवाइटिस के लिए एडिनोवायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी किसी को अगर ये इन्फेक्शन है और उनके कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने यूज़ किए हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज में इस तरह के कोई बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, इस तरह की कोई इन्फेक्टेंट प्रेजेंट है और हमने उन्हें यूज़ कर लिया है, तो उससे हमें भी कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ जैसे कोल्ड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कंजंक्टिवाइटिस की, तो इनके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन, एलर्जेंस, पॉलन्स, केमिकल्स, एडिनोवायरस रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली, कॉन्टैक्ट लेंसेज, कोल्ड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लाइक डिजीज़, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कंजंक्टिवाइटिस के लिए। अब इसमें होता क्या है, अगर ये कोई भी एलर्जेंस, फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्टेंट हमारी आइज़ के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, IgE एंटीबॉडी को एक्टिवेट करती है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, हमें इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं, जो रेडनेस ऑफ आइज़, ईचिंग, टीयरिंग, इस तरह के सिम्टम्स हमारे को शो होते हैं। तो ये है IgE एंटीबॉडी की वजह से होता है, ठीक है। ये इसके कॉजेज़ है, और ये मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है, IgE एंटीबॉडी की वजह से इस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं। नाउ आफ्टर द कॉजेज़, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कंजंक्टिवाइटिस का? ट्रीटमेंट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस का, सबसे पहले तो डायग्नोस कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट से पहले इसको डायग्नोस करेंगे जो हमारा आइज़ से जो फ्लूइड निकलता है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो हमारे आई फ्लूइड को क्या करते हैं, सैंपल की तरह ट्रीट करते हैं और उसमें देखते हैं कि किसी बैक्टीरिया या वायरस या फिर इन्फेक्टेंट की प्रेजेंस है या नहीं। यानी क्या करेंगे, उसका कल्चर मीडिया बना के उसमें बैक्टीरिया वायरस को चेक करेंगे कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया या वायरस है और कौन से टाइप का इन्फेक्शन है। तो कंजंक्टिवाइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए जो लिक्विड है उसको क्या करते हैं, सैंपल की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में तो यही कि हमारे आइज़ को क्या करना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हमारे आसपास है तो हमें हमारी आइज़ को क्या करना चाहिए, कवर रखना चाहिए। और हमें पॉल्यूशंस जैसी जगहों पे या एलर्जेंस जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ हमारी आइज़ को हमें कवर रखना चाहिए, जिसके लिए हम सनग्लासेस या फिर शेड्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें यानी मेडिसिन्स की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम आईलिड्स को क्लीन करने के लिए, आइज़ को क्लीन करने के लिए आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो क्या करती हैं, मैंने बताया बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, इसे किल करेगी, इससे होने वाले जो बैक्टीरियाज वायरस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें किल करेगी। तो इसमें एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन। ये एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के जो हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए। और अगर स्टेरॉइड्स की बात करें तो कुछ स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन स्टेरॉइड्स को डिसइंफेक्टेंट्स के साथ यूज़ करके या फिर एंटी एलर्जेंस के साथ यूज़ करके इनको कंजंक्टिवाइटिस को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। कंजंक्टिवाइटिस के बाद अब सेकंड डिजीज़ है ऑप्थेल्मोलॉजी में ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस का ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जितनी भी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ब्लाइंडनेस और द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न। ये हमारे जो विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी हमें जो दिखाई दे रहा है वो विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे
ब्रेन तक पहुंचाती है, कि हम एनालाइज कर पाते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये क्या करती है, वो विजुअल इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ऑप्टिक नर्व को क्या करते हैं, डैमेज। तो जो कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लाइंडनेस या ऑप्टिक नर्व के डैमेज के लिए, वो आती है ग्लूकोमा में। तो ग्लूकोमा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लाइंडनेस एंड डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के डैमेज के लिए या फिर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो कंडीशंस आती है ग्लूकोमा में। इसमें सिम्टम्स कुछ कंजंक्टिवाइटिस से रिलेटेड भी होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं। जैसे इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, ब्लाइंडनेस, ब्लर्ड विज़न यानी ब्लड दिखाई देता है, और इचिंग, क्लाउडी विज़न यानी धुंधला दिखाई देता है, वाइट सा दिखाई देता है, हेडेक होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा साइड विज़न मीन्स हमें या तो सीधा दिखाई देगा, साइड में से दिखाई नहीं देगा, या फिर हमें सिर्फ साइड से दिखाई देगा, सीधा दिखाई नहीं देगा। जो हमारा कंप्लीट विज़न होता है वो कंप्लीट नहीं होके सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होगा। तो साइड विज़न इसमें एक सिम्टम हो सकता है, साइड विज़न। ये सिम्टम्स है ग्लूकोमा के। ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ब्लाइंडनेस, ब्लर्ड विज़न, क्लाउडी विज़न, इचिंग, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग और साइड विजन्स। ये है इसके सिम्टम्स ग्लूकोमा के। आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा, नाउ कॉजेज। अब कौन कौन से कॉज हो सकते हैं जो ग्लूकोमा करते हैं हमारी आइज़ में। कॉजेज़ की मैंने आपको बताई बात, तो सबसे पहले ऑप्टिक नर्व डैमेज मैंने आपको बताया कि रीज़न होता है ग्लूकोमा का। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज, इसके अलावा हाई इंटरनल प्रेशर ऑन आई, आइज़ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ग्लूकोमा हो सकता है। अब ये फैट डिपोजिशन की वजह से हो सकता है, यानी आइज़ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो चुका है, या फिर कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, कोई ड्रग रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, कोई डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मेडिकल रीजंस की बात करें तो कुछ डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ जिसमें आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, माइग्रेन, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ग्लूकोमा के लिए। इसके अलावा मेडिकल कॉजेज़ के अलावा कुछ आई ड्रॉप्स जिनके इन्फेक्शन की वजह से, आइज़ की सर्जरी की वजह से, या आइज़ में कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। यानी आइज़ में अगर इंजरी हुई है या कोई आई ड्रॉप का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, या आइज़ की आपने अभी सर्जरी कराई है, जैसे कैटरैक्ट वगैरह में सर्जरी होती है, तो अगर आपने सर्जरी कराई है तो उसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। मेडिकल रीजंस यानी ये डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉजेज़ है ग्लूकोमा के, फैमिली हिस्ट्री, ऑप्टिक नर्व डैमेज, हाई इंटरनल प्रेशर, फैट डिपोजिशन, मेडिकल रीजंस, आई ड्रॉप, आई इंजरी या फिर सर्जरी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है ग्लूकोमा के लिए। अब अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ग्लूकोमा में जो हमारा रेटिनल गैंग्लियन है, रेटिना जिसमें आइज़ में इमेज बनती है, रेटिना का नाम आपने सुना होगा। जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होती है उनकी डेथ की वजह से ग्लूकोमा होता है। अब ये रेटिनल गैंग्लियन सेल्स जो है इनमें एक्सॉन्स, नर्व सेल्स में आपने देखे होंगे एक्सॉन्स, तो ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं इनके एक्सॉन्स क्या करते हैं, ये विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑप्टिक नर्व है
उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करते हैं, विजुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें दिखाई दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं ये गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स। इस किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब इन एक्सॉन्स का क्या होता है, गैंग्लियन सेल्स की डेथ की वजह से, ग्लूकोमा में जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई भी रीज़न हुआ जिसकी वजह से गैंग्लियन सेल्स क्या हो गई, डेथ हो गई। इन गैंग्लियन सेल्स की डेथ की वजह से एक्सॉन्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और एक्सॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो ऑप्टिक नर्व तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचेगी। ऑप्टिक नर्व तक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पहुंचाता है तो ऑप्टिक नर्व भी क्या हो जाती है, वर्क करना बंद कर देती है, डैमेज हो जाती है। तो गैंग्लियन सेल्स की डेथ की वजह से एक्सॉन्स ने वर्क करना बंद किया और उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व का भी वर्क क्या हो गया, रुक गया। तो ऑप्टिक नर्व के डैमेज की वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की डेथ की वजह से क्या होते, ऑप्टिक नर्व तक मैसेज नहीं पहुंच पाता और विजुअल मैसेज, विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती हमारे ब्रेन तक और उसी की वजह से ग्लूकोमा होता है यानी ब्लाइंडनेस होती है। तो ये थे इसकी कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा और कॉजेज, नाउ डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे ग्लूकोमा को, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रेशर को मेज़र करते हैं। कौन सा प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इसको मेज़र करते हैं और इससे ये देखते हैं कि आइज़ के ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व की कंडीशन देखते हैं, ऑप्टिक नर्व को चेक करते हैं कि वो नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं। और इसके अलावा कॉर्नियल थिकनेस, कॉर्नियल थिकनेस मैंने आपको बताया था अभी कि फैट डिपोजिशन की वजह से या फिर थिक होने की वजह से भी ग्लूकोमा होता है। तो कॉर्नियल थिकनेस चेक करते हैं, ऑप्टिक नर्व की कंडीशन चेक करते हैं और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करते हैं ग्लूकोमा को डायग्नोस करने के लिए। ओके, नाउ आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ग्लूकोमा का, तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ की जाती है जिनको मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है ग्लूकोमा में वो देखते हैं। आई ड्रॉप्स, सबसे पहले तो आई ड्रॉप्स यूज़ की जाती है कुछ ग्लूकोमा में, जिसमें कुछ केमिकल्स है, कुछ ड्रग्स है जो मैं बताती हूँ आपको। लैटिनोप्रोस्ट, टैफ्लूप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो यूज़ होते हैं इन आई ड्रॉप्स में। कौन से, लैटिनोप्रोस्ट, टैफ्लूप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट, ये कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो आई ड्रॉप्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर्स के भी एग्जाम्पल है, जैसे टीमोलॉल और बेटाक्सोलॉल, ये यूज़ होते हैं बीटा ब्लॉकर्स की फॉर्म में। इसके अलावा कॉलिनर्जिक एजेंट्स जिसमें है एग्जाम्पल पिलोकार्पिन्स। ओके, इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर भी यूज़ होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। डोरजोला और ब्रिंजोला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सिमिलर राइम है इनकी, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। पिलोकार्पिन्स कॉलिनर्जिक एजेंट्स, टीमोलॉल और बेटाक्सोलॉल बीटा ब्लॉकर्स है। ये ड्रग्स यूज़ होती हैं ग्लूकोमा के फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोमा कंप्लीट होता है और ऑप्थेल्मोलॉजी चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।